नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज हम बात करेंगे 76वें गणतंत्र दिवस की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये महज चंद लाइनें नहीं है बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल से उठती आवाज है। इसी जोश और जज्बे के साथ हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। गणतंत्र का पर्व हमें 26 जनवरी 1950 को हुए उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब भारत का संविधान लागू हुआ था। और यही संविधान हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाता है, जहां सोचने, बोलने, अपने ख्यालों को पूरी तरह से जाहिर करने की आजादी है। तो हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस भव्य परेड निकलेगी। उससे ठीक पहले आज यानी कि 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है, जिसमें सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवान कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते नजर आए। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड बहुत खास होने वाली है, जिसमें रक्षा, संस्कृति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ स्वदेशी का दम भी नजर आएगा। ये हम सभी जानते हैं कि रक्षा सामान के मामले में भारत तेजी से कैसे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। साथ ही साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें कितना बड़ा रोल अदा किया और एक नया अध्याय जुड़ गया है, वो भी इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिलेगा। हम तेजी से कैसे आगे तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारी संस्कृति किस तरीके से हमें कदम ताल हमारे साथ करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही, वो भी आपको कर्तव्य पथ पर झांकियों के माध्यम से नजर आएगी। यही हमारी मजबूती भी है। हमारी इसी महान संस्कृति की झलक 26 जनवरी को कर्तव्य पथ की झांकियों में नजर आने वाली। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि बीते एक दशक में कैसे आत्मनिर्भर भारत ही हमारा मूल मंत्र बना है और कैसे इस मंत्र को साक्षी मानकर भारत ने तरक्की की नई इबारत लिखी है। आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर जहां आपको हिंदुस्तान की आन बान शान दिखेगी, वहीं हमारी भारतीय सेना की भी एक झांकी नजर आएगी, जिसमें अलाइंड विद द फ्यूचर, विक्ट्री थ्रू जॉइनेस, सशक्त और सुरक्षित भारत की तस्वीर आपको नजर आएगी। लेकिन इस बार इस झांकी में क्या कुछ खास होगा, इस टैब्लू में क्या कुछ खास होगा और कैसे इसके जरिए भारत की सेनाओं की एकता को दिखाया जाएगा? सर, क्या कुछ खास है? ये झांकी भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्तिकरण और एकीकरण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। बेसिकली तीनों फोर्सेस किस तरीके से अलाइन होकर किसी भी मिशन के लिए रेडी हैं, आप इसको शोकेस। एग्जैक्टली जो हम शोकेस करना चाह रहे हैं वो है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, जो कि आज की थीम है। एक मॉडल जो हम लोगों ने देखा उसमें ये झांकी शोकेस होगी, इसमें और क्या क्या खास है? हाँ, देखिए, ये जो आत्मनिर्भरता है जिसकी मुहिम चल रही है, उसके जो भी मॉडल्स आपको इस टैब्लू में दिखेंगे सब मेड इन इंडिया है। सेना की तो ये झांकी दिखेगी, लेकिन साथ ही साथ और भी कई झांकियां होंगी जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजन कोचर साहब है, डिफेंस एनालिस्ट हैं और वाइस चेयरमैन है एनसीएनबी के। हमारे साथ प्रतिभा प्रहलाद जी जुड़ चुकी है, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका भी। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल राजन कोचर, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, इस बार
हम देख रहे हैं कि कोशिश ये हो रही है कि किस तरीके से तीनों सेनाओं का, हमने पिछले काफी पहले भी देखा है कि जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट ऑपरेशन होते हैं। मतलब ये है कि कहीं भी कोई भी इमरजेंसी स्थिति आती है तो हमारी तीनों सेनाएं कैसे एक दूसरे के साथ मिलके लड़ने के लिए तैयार हैं और उनका किस तरीके से ताकत और ज्यादा बढ़ती है, वो एक तरीके से इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री की झांकी में नजर आने वाली है। बहुत ये अच्छी तरीके से आपने इसको एक नैरेटिव आपने दिया है, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वो ऐसी तीन हिस्से हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो सिनर्जी, जॉइंटनेस के ऊपर अपने ऑपरेशंस को अंजाम, और खास तौर पे इस रिपब्लिक डे में हम ये जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन के बारे में हम इसको देखेंगे। और इसको क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थिएटराइजेशन हमारी फौज में आ चुका है और तीन थिएटर्स, थिएटर कमांड, मैरीटाइम नेवल कमांड, नॉर्दर्न और वेस्टर्न थिएटर कमांड, ये तीन थिएटर कमांड्स की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है। तो इसीलिए आज के जो रिपब्लिक डे में जो हमने आज एक अपना ड्रेस रिहर्सल अपना देखा, और 26 जनवरी को जो हमारा फुल रिपब्लिक डे परेड होने वाली है, उसमें जो भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स है, इसका ये मतलब है कि जो हमने खुद अपने देश में मैन्युफैक्चर किए हैं उनको शोकेस किया जाएगा। और खास तौर पे अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो प्रलय मिसाइल सिस्टम पहली बार दिखाया जा रहा है और पब्लिक इसको देखेगी। और ना ही हमारी अपनी पब्लिक, ये पूरे वर्ल्ड को हमारी ताकत को, और ये खास तौर पे जो प्रलय सिस्टम है ये एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। 350 से लेके 500 किलोमीटर तक वार कर सकता है, और जो ये वॉरहेड अपना लेके आता है ऑलमोस्ट 1000 केजी का इसका वॉरहेड है। तो इस पृथ्वी के बाद, नाग के बाद, जो हमारी फौजों के पास, हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस के पास जो ये सिस्टम आएगा, वो एक बेहतरीन सिस्टम का एक मुजाहरा होने वाला है। बिल्कुल सर, लौटती हूं मैं एक बार जेके बंसल साहब को भी इंक्लूड कर लें। विस्तार से हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि डीआरडीओ की भी एक अलग झांकी है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले, जब सबसे पहले हम सेना की झांकी की बात करते हैं, बंसल साहब अब आपके पास आते हुए, एक है तो श्रेष्ठ है, कुछ इसी मंत्र के साथ इस बार ये ताकत हिंदुस्तान की कर्तव्य पथ पर दिखेगी। जेके बंसल साहब, आपसे सवाल है मेरा। जी जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा उसको रिपीट करेंगे। मेरा सवाल सर ये है कि एक है तो श्रेष्ठ है, तीनों सेनाओं की झांकी जो इस बार कर्तव्य पथ पर नजर आएगी, ताकत अलग, लेकिन किस तरीके से अगर हम एकजुट होते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल नहीं है। यही एक तरीके से मैसेज देती है झांकी डिफेंस की। गुड इवनिंग नवजोत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, आज के जमाने में पहले से भी और आजकल तो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड फोर्स के रूप में ही लड़ाई हो सकती है। आप देखिए, एक एयरफोर्स जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसके अंदर नेवी तो होती है, नेवी के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो लड़ाई करते हैं। इसी प्रकार से जो एम्फीबियन जो आजकल फोर्सेज हैं, जिसमें कि एम्फीबियन शिप्स हैं, तो उसके थ्रू सेना भी जाती है। तो जब तक सेना को, जो तीनों सेनाएं मिलकर के इस बात को करती हैं, और ये एक बहुत अच्छा है। और हमारी तीनों सेनाओं के अंदर में ही इस समय जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आप चाहे नेवी को ले लीजिए, हमारी नेवी में बहुत सारे नए हुए हैं। अभी 15 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने 3 जो है शिप का उद्घाटन किया। उसमें एक INS सूरत था, जो कि एक बहुत बड़ा शिप है जिसके अंदर में एयरक्राफ्ट के अलावा जो उसमें वो आ सकते हैं, LH आ सकता है, और जो हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है, और 75% हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है। इसी प्रकार से हमारा जो INS नीलगिरी है, वो उसके अंदर में कैपेबिलिटी है करीब 8 ब्रह्मोस को लेकर
और वर्टिकल लॉन्चिंग हो सकती है। इसी प्रकार से जो INS वागशीर है, ये एक पनडुब्बी है जो पनडुब्बी स्टिल्थ है और बहुत ही क्वाइटेस्ट है। तो ये क्या एक अरिघात है जो कि एक न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है। तो इस प्रकार से नेवी में काफी इजाफा हुआ है। इसी प्रकार से हमारा जो एंटर हुआ है अभी जो जोराहर है, एक टैंक, लाइट टैंक विच कैन गो अप टू हाई एल्टीट्यूड, वहां पे भी जाया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, 2 टनल बनी है, ईस्टर्न नॉर्दर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर दोनों में बनी है। नॉर्दर्न के अंदर में जो है वो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने जिसका जेड मोड का किया था, जिससे कि कश्मीर से सोनमर्ग तक जाएगी और हमारे ट्रुप्स की मूवमेंट बड़ी अच्छी से हो सकती है अप टू द बॉर्डर। इसी प्रकार से जो सैला बनी है, ये जो है ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, वहां से तेंगावाली से लेकर के तमाम तक हमारी फोर्स जो है बहुत अच्छे से मूव हो सकती हैं। अदरवाइज ये इनके ऊपर बर्फ पड़ती रहती थी और जो गाड़ियां फंस जाती थी वहां पर, या लैंडस्लाइड हो जाता था। इन सब चीजों को देख करके जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हुए हैं। इसी प्रकार से जो अभी एक आपने ये हुआ था जो बड़ोदरा के अंदर में C295 एक जो है एयरक्राफ्ट का वहां पे जो कैरियर एयरक्राफ्ट का बनाने का है, उसमें 40 जो बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर में, 16 वहां से आएंगे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ। आत्मनिर्भर भारत की झलक नजर आने वाली है। पंडित जी, अब आपके पास आते हुए, और सबसे जरूरी बात जिस पर ज्यादा फोकस इस बार दिया गया, और सरकार भी ये मानती है कि अगर हम एक हैं तो श्रेष्ठ, यानी तीनों सेनाओं की, चाहे वो ज्वाइंट एक्सरसाइज करने का मकसद हो या फिर यहाँ पर कर्तव्य पथ पर जो झांकी नजर आ रही है, वो दिखाने की कोशिश है कि हम एक हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये हमेशा हर वॉर में हमने सीखा है कि अगर जॉइंट ऑपरेशंस इफिशिएंटली हम कंडक्ट करते हैं तो हमारे जो मिशन है सभी अकम्प्लिश होते हैं। और जहां तक बात है कि टेक्नोलॉजिकल सिमेट्री लाने का, हर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो सबसे बड़ी जो सीख मिली है पूरे विश्व को, कि अगर आप एयर वॉरफेयर में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा। आप जो है अगर पुराने जहाजों के साथ चलेंगे, पुराने इक्विपमेंट के साथ चलेंगे और पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ चलेंगे तो शायद आप दुश्मन का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पश्चिमी और पूर्वी जो दुश्मन है, एडवर्सरीज हैं, वो बहुत तेजी से अपने जो है मिलिट्री पावर को इंप्रूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन रहे हैं। स्पेशली चाइना की बात करें तो जिस प्रकार से वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है तकनीकी के मामलों में, वो हमारे लिए एक बहुत जरूरी है कि उसको हम उसके समान आए, उससे आगे ना निकल पाए। तो लेकिन शुरुआत हुई है, जिस प्रकार से LCA और बाकी दूसरे जहाजों का रिक्वायरमेंट हुआ है, उनको जो है पूरा करने के प्रयास चल रहे हैं। हम एरो इंजन में भी हमने बनाने का प्रयास किया है। हम जो C295 जो है जहाज, उसको हम बना रहे हैं खुद, और इस परेड में जो फ्लाई पास्ट है उसमें भी C295 जनता को देखने को मिलेगा। तो ये जो परेड है बेसिकली ये सेनाओं में जो उत्साह है, जो कर्तव्यनिष्ठा है, जो एकजुटता है, समर्पण है, इनका एक बहुत अमूर्त प्रदर्शन है। और भारत के लोग जिनको पूरा भरोसा है भारतीय सेनाओं पर, उनके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जो है एक अवसर है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो परेड में सब लोग कदम से कदम लाके आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। संदेश यही है कि हम सब साथ रहेंगे तो शायद हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ये ताकत यहाँ से पूरी दुनिया भी देखती है। कर्तव्य पथ पर जब कदम ताल करते हमारे फौजी, हमारे सैनिक यहाँ पर चलेंगे तो दुनिया भी मानेगी और देखेगी भारत कितना सशक्त हो चुका है। निश्चित रूप से विभिन्न संस्कृतियों का देश है भारत, हमें सभी पता है। परेड में आप देखिए कहीं कोई आपको जाति या रंग या क्षेत्र का कहीं भी कोई भेद नजर नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि एक है जो है तभी हम जो सशक्त हैं। और कई उंगलियां जो है और इकट्ठा होती है तो एक मुट्ठी बन जाती है। उसी प्रकार से सेनाओं में अगर आपसी इंटरऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट ऑपरेशंस की क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो आगे कामयाब होने में सफल होंगे, आसान और हमारी सभ्यता और संस्कृति किस तरीके से हमें विकसित भारत की तरफ ले जा रही है, वो झांकी भी आपको दिखाते हैं। प्रतिभा जी भी हमारे साथ है, फिर उनसे चर्चा हम इस पर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये झांकी है जिसमें प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत की झलक साफ नजर आ रही है। आइडिया विरासत और विकास का है, और यानी कि अगर भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है, हमारी जो धरोहर है, हमारी विरासत है, उसको क्रिएटिविटी के साथ हम कैसे आगे ले जाएं, इसका मेन थीम है।
एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत पे आधारित रचनात्मकता हमारे विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है, किस तरीके से वो हमारे लोगों को एक रोजगार का अवसर भी प्रदान करती है और हमारे देश की आर्थिक उन्नति में इसका कितना बड़ा योगदान रहता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की भी बहुत मनमोहक झांकियां हैं और उनका क्या संदेश है उसकी बात करें उससे पहले प्रतिभा जी अब आपके पास आते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो झांकी है इसमें सीधे तौर पर जो थीम रखा गया है वो ये है कि विकसित भारत 2047, बिना सभ्यता और संस्कृति को साथ लिए हम उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। यही एक तरीके से दिखाने की कोशिश है। प्रतिभा जी। जी, ये तो सच बात है कि कल्चर के बिना कुछ नहीं है। वो तो हम तो समझना चाहिए कि बात यह है कि स्वर्णिम भारत बोल रहे हैं, गोल्डन भारत, और विरासत और विकसित दोनों जुड़ा के ही स्वर्णिम भारत बन सकता है। जैसे आपने अभी सुना किसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अधिकारी बोल रही थी, उन्होंने जो कहा वो तो बिल्कुल सच है, क्योंकि बिना कल्चर आप कुछ भी समझना, हमारे देश को समझना बहुत मुश्किल है। तो बात यह है कि द स्पेशल थिंग दिस टाइम इज 350 आर्टिस्ट, 350 कलाकार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं पूरी भारत से आए हुए हैं, और वो लोग इस परेड को हेरोल्ड करेंगे। तो वो तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है, क्योंकि जो लोग हैं कर्तव्य पथ में और जो टेलीविजन पे देखते हैं रिपब्लिक डे परेड को, वो समझ आएंगे कि हमारे देश में कितनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और कितने कितने आर्टिस्ट है पूरी देश में, और हमारा डाइवर्सिटी क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन में और संगीत में, और वो सब देखने को मिलेगा। और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधिकारी ने मुझे कहा था कि ऑलमोस्ट 300 फोक डांसर्स भी डांस करेंगे, जो पूरी भारत से कोने कोने से आए हुए हैं, सारे स्टेट से, सारे यूनियन टेरिटरी से, और बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस से भी आए हुए हैं। वो बोल रहे थे कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग 1 महीने से, और आप सब उनको भी देखोगे जब वो नाचेंगे। और हमारी भारत की जो डाइवर्सिटी है फोक फॉर्म्स में, जो डाइवर्सिटी है म्यूजिकल फॉर्म्स में, और जो डाइवर्सिटी है इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, वो सब देखने का मिलेगा। और आई एम रियली हैप्पी दैट दे आर फोकसिंग ऑन विरासत एंड विकसित, बिकॉज बिना विरासत को समझने और समझाने विकसित नहीं हो सकता। वही बात है ना कि विरासत को समझेंगे तो श्रेष्ठ भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। जरा उसकी एक झलक हम आपको अलग अलग राज्यों की जो मनमोहक झांकियां हैं उनमें भी दिखाते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की झांकी हो जहां पर महाकुंभ को बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है, समुद्र मंथन की तरह उस पूरी झांकी को बनाया गया है। हरियाणा की झांकी है बेहद खूबसूरत, जिसमें न सिर्फ गीता का उपदेश है बल्कि किस तरीके से हरियाणा ने अभी तक तरक्की की है वो बताया जा रहा है, और साथ ही साथ हरियाणा से किस तरह से एक तरीके से बड़े खिलाड़ी या ओलंपियंस निकल रहे हैं वो झांकी है। ताऊ को दिखाया गया है AI का इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकियां, एक तस्वीर हम आपको उसकी दिखाते हैं। हमारी थीम है प्रयागराज महाकुंभ, भव्य दिव्य महाकुंभ जी। और क्या कुछ दिखाया गया है पूरी झांकी में? पूरी झांकी में आप देख सकते हैं समुद्र मंथन को दर्शाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं समुद्र मंथन में रत्न निकले थे, अद्भुत रत्न, जिसको पाकर के मानव सृष्टि का उत्थान हुआ था। तो उन रत्नों को इसमें दर्शाया है, और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सामने देख सकते हैं कितना दिव्य भव्य झांकी है। जैसा कि पूरा प्रयागराज महाकुंभ का जो चल रहा है पूरे विश्व भर में। प्राचीन काल से ही बिहार ज्ञान, शांति और मोक्ष की भूमि रही है।
हमारी विरासत है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो पूर्व में विश्वविख्यात थी ज्ञान की भूमि के रूप में, उस ज्ञान की भूमि को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में, जिसका लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विगत वर्ष किया गया है, उस प्रयास को हम लोगों ने इस टैब्लो के माध्यम से प्रदर्शित किया है। साथ ही बोधि वृक्ष, जिसके छांव तले महात्मा बुद्ध ने ज्ञान अर्जित कर विश्व को रोशनी प्रदान की है, उसे भी हम प्रदर्शित कर रहे हैं। देश का सरताज जम्मू कश्मीर, जिसकी झांकी में इस बार कला, संस्कृति, नृत्य सब कुछ नजर आएगा। और क्या क्या कुछ खास होने वाला है इस झांकी में, हमारे साथ हरविंदर कौर जी मौजूद है। इस बार जम्मू कश्मीर की झांकी में सबसे खास बात क्या है? जम्मू कश्मीर की झांकी में, जम्मू कश्मीर में है ही सब कुछ खास है। आप देखेंगे ब्लेंड है वहाँ पे। एक आप पीछे जो वास्तुकला का नमूना देख रहे हैं, एक कश्मीरी घर जो है, उसके बाद आप वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखेंगे, लश ग्रीन लॉन एंड ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स, चिनार का पेड़। वृद्ध हरियाणा विरासत से विकास। तो जैसे विरासत हरियाणा की पुरानी भगवान श्री कृष्ण के संदेश से लेके जो आज विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो या किसानों का ले लो, हमारी बेटियों का ले लो या खेलों का, वो सारा हमने इसमें दर्शाया है। तो पूरा एक पीरियड दर्शाने की कोशिश की है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव कोचर साहब, अब आपके पास आते हुए देखिए, चाहे हमारी विरासत हो, हमारा कल्चर हो, वहां से शुरू होके आज अगर हम 2025 की बात करें, क्योंकि 2025 के गणतंत्र दिवस की इस परेड में आज भारत कहां खड़ा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन यहीं से उस लक्ष्य को साधना जो है विकसित भारत का लक्ष्य, जो संकल्प लिया गया 2047 तक हम अपने भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, कहां पर आज आप खड़ा पाते हैं भारत को? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये जो विकसित भारत की सोच है, ये एक रोड मैप के जरिए हम अपनी सोच को पूरा अपना करते हैं, क्योंकि ये 1 या 2 साल में हम इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। इट हैज टू बी अ प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां पे भारत को अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, बिकॉज जब तक आपके देश में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, आप अपने देश को विकसित नहीं मान सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो भी हमारे पास भारतीय डिफेंस के पास इक्विपमेंट है, 35% इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं या उनके इंपोर्ट करते हैं। तो इसी सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अपने प्राइवेट इंडस्ट्री को स्पेशली, क्योंकि पीएसयूज, अब देखिए अब वो कॉन्सेप्ट चला गया है जहां पे आप सब कुछ पीएसयू से लेते थे, अभी आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे भी जाना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल के बजट में 75% जितने भी ऑर्डर्स गए हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के या कैपिटल प्रोक्योरमेंट के, वो हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को दिए हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो रिसर्च के ऊपर अगर आप अपना पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि हम खाली $20 बिलियन हम साल में रिसर्च के लिए करते हैं, अमेरिका $8,000 बिलियन करता है। तो आप डिस्पैरिटी हमारी कितनी है, तो ये मैं इसको मानता हूं कि चैलेंजेस है हमारे देश में, ये चैलेंजेस है। हमको भी साथ लेना पड़ेगा, हमको प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। और जैसे हम एक्चुअली बोलते हैं कि साथ साथ
चल के ही और एक साथ के साथ अपने यूनिटी के साथ अगर हम काम करेंगे, हाँ। मुझे लगता है कि हम ये हासिल कर पाएंगे। वही बात है ना, एकता में श्रेष्ठता है। जेके बंसल साहब, आपके पास आते हुए, आज 2025 का गणतंत्र हम मना रहे हैं, 76वां गणतंत्र दिवस, लेकिन हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं 2047 तक, जब हम 100 साल आजादी के हो जाएंगे, तब हम विकसित भारत के उस लक्ष्य को पा पाए, उसके लिए वहां से हम कितनी दूर है? अगर हम आज की तारीख में मैं अगर आपसे बात करूं, देखिए काफी कुछ करना है, काफी कुछ हो चुका है और समय भी है। अगर कांस्टेंट ग्रोथ होती रहती है तो हम लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। जी। करने के लिए हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है और हो जाएगी। हम जो है स्पेस में भी काफी तरक्की कर रहे हैं और जो एक अभी निरंतर जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रहा है और डिफेंस का जो निर्यात भी बढ़ रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन 16% से भी ज्यादा बढ़ा है और निर्यात भी काफी बढ़ा है कि अभी $2.463 बिलियन का हमने डिफेंस का निर्यात किया है। इसी प्रकार से जो अभी नेक्स्ट ईयर जो है वो डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म किया है। रिफॉर्म के अंदर में जो ज्यादातर काम होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर, स्पेस, इनपे ज्यादा होगा। एक और होने जा रहा है कि जो रिपेयर एंड ओवरहॉल है इक्विपमेंट का, वो भी जा रहा है और उसमें ये माना गया है कि ये 2031 तक 31 तक जो है हमारी करीब $4 बिलियन की एक ही रिपेयर में हो जाएगी। तो जिस तरह से जो विकसित भारत की आप हम बात करें तो एक तो इकोनॉमी का बढ़ना बहुत जरूरी है, जो भी हमारी करीब 3.5 ट्रिलियन या है, जो हमारा अभी लक्ष्य बढ़ गया है कि 5 ट्रिलियन हो जाएगी। लेकिन जो कुछ बहुत सारे कंट्रीज हैं उसमें अमेरिका भी है और जो है चाइना भी है, तो उनको देखें तो हमें बहुत कुछ काम करना है। बिल्कुल। और काम करने में जो विकसित भारत का पूरा जो हमारे जो सारी जो टेक्नोलॉजी को, ट्रेड को, अपनी इकोनॉमी को, और उसमें सबसे बड़ा जो है डिफेंस है। आज की तारीख में आप देखिए कि अगर कोई देश का डिफेंस नहीं है तो उसकी सुरक्षा नहीं है। जब सुरक्षा नहीं है तो किसी भी टाइम कोई भी, डॉक्टर कलाम कहा करते थे स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर हमारी फौजें मजबूत हैं तो हमारी सब लोग इज्जत भी करेंगे। इसके अलावा हमारे ऊपर कोई साहस नहीं करेगा, दुस्साहस नहीं करेगा किसी प्रकार की भी कोई जो है इस तरह की घटना। और इस बार की जो डिफेंस की झांकी है वो भी इसी थीम को लेकर है, भारत की ताकत को दिखाती हुई है। कहां पहुंचे हैं, कितना सफर और तय करना है, हमारी संस्कृति सभ्यता कितना साथ इसमें हमें दे सकती है। पानी जी, आपके पास आते हो, मेरा वही सवाल जो तमाम खास मेहमानों से था। हम मना रहे हैं 76वां गणतंत्र, लेकिन कर्तव्य पथ पर जो ताकत नजर आएगी हिंदुस्तान की और जिस लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य, हम उस लक्ष्य से कितनी दूर हैं, हम कहां तक पहुंच चुके हैं, कितनी और हमें जरूरत है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने लक्ष्य एक निर्धारित किया। दूसरी बात है कि हमने उस तरफ कदम बढ़ाया। निश्चित रूप से लक्ष्य हमारा थोड़ा दूर है, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनमें कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, वो लोग भी फील्ड में आ रहे हैं। पहले डिफेंस जो है वो HAL और DRDO और कुछ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन के साथ डिफेंस DPSUs के बीच में सीमित था। अब वो वहां से बाहर के प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से इसमें जो है इंटरेस्ट ले रहा है। जहां तक बात है कि महत्वपूर्ण रशिया यूक्रेन वॉर का मैं दोबारा चर्चा करना चाहूंगा कि ड्रोन वॉरफेयर जो है बहुत जबरदस्त तेजी से उभरा है। अब भारत जो है 2030 तक $23 बिलियन के साथ ड्रोन हब बनने की तैयारी में है। और हमें केवल अपनी रक्षा सेनाओं के लिए, केवल रक्षा के लिए हमें ड्रोन नहीं चाहिए, हमारे कमर्शियल सेक्टर्स भी जो है लॉजिस्टिक्स ड्रोन की भी आवश्यकता है, कल्चरल ड्रोन की आवश्यकता है, सर्वे के लिए भी हमें चाहिए। तो जहां तक बात है कि ड्रोन की, और जिस प्रकार से ड्रोन फैल रहा है, दुश्मन जो है उनके पास इस ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, और एंटी सोशल एलिमेंट्स और टेररिस्ट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके मद्देनजर ऐसे जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भी हमारे पास होने आवश्यक है। और जो मुझे गर्व होता है कहने में कि हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया और हम तेजी से साथ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, समय के साथ जो है विज्ञान और तेजी से बढ़ता जाता है। इस प्रकार से जहाज है वो हमारे पास 4.5 है, जब तक हम 4.5 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि एक देश ने छठे जनरेशन का जहाज तैयार कर लिया। तो एक बहुत जो टेक्नोलॉजिकल जो ये तेजी है एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, इसके साथ कॉम्पीट करना, उसके लिए हमें एक डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये चीज एक दिन में नहीं हो सकती। जब तक आप वो सुविधाएं नहीं देंगे प्राइवेट सेक्टर को कि वो आगे आ सके और हाथ से हाथ मिलाकर जो है वो इस सेना के लिए जो आवश्यक तकनीकी है उसका इस्तेमाल कर सके।
वायुसेना अध्यक्ष ने भी हाल ही में कहा था कि अगर आप टेक्नोलॉजी डिनाई करते हैं किसी को, आप टेक्नोलॉजी डिले कर रहे हैं तो डिनाई कर रहे हैं, और समय आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी एडवांस हो। और कहा जाता है कि एयर वॉरफेयर में जो टेक्नोलॉजिकली एसिमेट्री जिसके पक्ष में होती है वही विजयी होता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जो हमने कदम उठाए हैं वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और सरकार का जो है उन्होंने कई सारे इसमें इनिशिएटिव लिए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें उनको देखना होगा कि वो चीजें जो है वो मटेरियलाइज हो, केवल मात्र कागजों तक सीमित न रहे, और जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त करें। मटेरियलाइज भी बिल्कुल। ये तो रक्षा क्षेत्र की बात हुई, और यहाँ पर चैलेंजेस कितने हैं वो तो हम जानेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन प्रतिभा जी, आपके पास आते हुए देखिए, हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र में भारत को अव्वल होना होगा, तभी हम उस विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं। यहां पर 3 डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं जिनसे हम जान रहे हैं कि हमारे पास क्या है, आज हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, मेक इन इंडिया, किस तरीके से मेक इन इंडिया के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए अब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थीम को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी देश से कोई जहाज ले रहे हैं तो वहां से केवल जहाज नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी होती है, उस स्तर पर जाकर डील हो रही है। लेकिन वो चीज जो हिंदुस्तान के पास है, एक सभ्यता, एक संस्कृति, उसकी भी झलक यहां पर हमें नजर आएगी, और इस बार के थीम में भी वही नजर आ रहा है। किस तरीके से हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, जिसको कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है, लेकिन बावजूद इसके भारत में कितनी एकता है, किस तरीके से ये जो थीम है ये हमें उस लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। रिपब्लिक डे is always important because it gives you an idea of what India is. Just the military prowess of India, as you know, the defense experts are talking about, Army, Navy, Air Force. It also talks about the diversity in India, the variety in India, and it brings together the entire nation together, you know, because one gets to see a glimpse of the nation, what India is about, what Bharat is about. तो बात यह है कि हमारी सरकार ने 4 पिलर्स को आइडेंटिफाई किया है ये विकसित भारत की रोड मैप में, और उसमें नारी शक्ति एक है, एक युवा शक्ति है, और फार्मर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, और जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो है हमारे देश में उनका भी उन्नति होना चाहिए। सो बेसिकली मेरी राय ये है कि अगर इन सब सेक्टर्स जो मैंने कहा अभी उसको अपलिफ्ट करना है, तो आज women work in workforce is about 35 to 40%. So this has to increase to 70% by 2040 for India to become the 3rd largest economy in the world. So it's very, very important to recognize this. So and also youth के लिए उनका education और उनका जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, creating jobs in India so that people don't go outside India and there's no brain drain, उसको भी हमें ख्याल रखना होगा। और तीसरी बात यह है कि जो फार्मर्स की बात है तो सरकार तो उसमें ध्यान दे रही रहे हैं, और जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनके लिए सारा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स they have been introducing. So my point is that भारत में 75 years में प्रॉब्लम क्या है कि पूरे देश we do not understand the cultural diversity and the cultural inclusivity of India. So बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्थ में हैं वो साउथ को समझते नहीं हैं, या जो साउथ में है वो नॉर्थ इंडियन कल्चर और जैसे आपने कहा सभ्यता संस्कृति को समझते नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म है हमारी रिपब्लिक डे परेड, उसके थ्रू ये प्रयास है कि सारे देश का जो वैरायटी, डाइवर्सिटी और यूनिकनेस जो है उसको हम एक प्लेटफॉर्म में लेके आए, सो दैट एवरीबडी कैन सी द ब्यूटी, द डाइवर्सिटी, द यूनिकनेस ऑफ इंडिया एंड फील प्राउड इन आवर हेरिटेज। बिल्कुल है कि हमारे भारत तो बहुत ही पुरानी कल्चर है। सो वी क्लेम अ कल्चर ऑफ 3500 इयर्स। तो 3500 इयर्स का कल्चरल लेगेसी जो है, उसका लीनिएज, उसका ट्रांसफरेंस, और आज हम कहाँ है वो सब भी हमें अमेलगमेट करके एक साथ लेते हुए हम विकास की तरह जाना है। तो अगर हम कल्चर को छोड़ के
जो ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स है या जो हमारी असली संस्कृति है, संस्कार है, वो सब छोड़ के हम डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकते. Because we have all understood that it's very, very important to take with you your traditional heritage and your cultural lineage and understand it, respect it, and give it the necessary value that you give in life. उसकी बिना तो आप भारतीय नहीं रहेंगे. बिल्कुल, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती विकसित भारत की इसके बिना. और हम यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों की झांकियां देख रहे हैं उसमें भी हमारी उस प्राचीन सभ्यता को ही कहीं ना कहीं दर्शाया गया है. और इसी के साथ साथ जिसका जिक्र प्रतिभा जी आप शुरुआत में कर रही थी, एक जवाब उस पर भी ले लेती हूँ. जो तमाम वाद्य यंत्र हैं या फिर तमाम जो कलाकार हैं वो वहां पर परफॉर्म करने वाले हैं, एक छोटा सा सवाल, किस तरीके से उनकी सिलेक्शन होती है और अगर आप थोड़ा सा डिटेल उनके बारे में बता पाए. So Ministry of Culture को जो जब ये थीम आया, स्वर्णिम भारत का थीम आया इस साल का रिपब्लिक डे के लिए, उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी को इसका जो जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी म्यूजिशियंस को और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उसको दिया. संगीत नाटक अकेडमी इज एन एक्सपर्ट बॉडी ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन आवर कंट्री. एंड वो जानते हैं एक उनके पास तो एक रिपोजिटरी है आर्टिस्ट का, हमारे पूरे देश की आर्टिस्ट का. तो उन्होंने सारे आर्टिस्ट को कांटेक्ट किया और सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स है, उन सबको यहाँ पर लेके आया और एक थीमेटिक जो डिजाइन है जो उसको बनाया. तो आई थिंक इन द लास्ट 2.5 months वो सब दिल्ली में है, वो जो पूरे भारत से आए हुए हैं और यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. और बहुत सारे कोरियोग्राफर्स और म्यूजिक कंडक्टर्स हैं जो एक एक सेक्शन को उन्होंने अलग अलग तरीके से उनका रियाज और प्रैक्टिस करवाया. बिल्कुल. और ये रंग भी यहाँ कर्तव्य पथ पर नजर आएगा. चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. बंसल साहब, अब आपके पास आते हुए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आप क्या देखते हैं सामने? देखिए, जो चैलेंज हैं वो तो हर फील्ड में है. ऐसा कोई खास बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि सभी तरफ हम बढ़ रहे हैं. बिल्कुल. मतलब सब तरफ बढ़ने का मैं एक चीज और आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अभी हमने जो एक हाइड्रोजन पावर्ड इंजन बनाया है रेलवे के लिए, वो 1200 हॉर्स पावर का है कि जो कि वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 600 हॉर्स पावर का बना है और हम 4th कंट्री हो गए. तो इस तरह से जो हमारा अभी हमने डॉकिंग किया है 2 सैटेलाइट्स का, जिससे कि एक स्पेस स्टेशन बनाया जा सके. इसी प्रकार से जो हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेंड हो रहे हैं अभी नासा के लिए, वो एयर स्टेशन में जाएंगे. हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का कर लिया. तो हर फील्ड में, डिफेंस ही नहीं, आप स्पेस में ले लीजिए, आप किसी और टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, हमारी इकोनॉमी को ले लीजिए, हमारी ग्रोथ निरंतर है, ये बहुत जरूरी है. पर मैं एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैं डिफेंस से हूँ, अभी जो बजट है, अभी आप देखिए अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो $900 बिलियन से ज्यादा है और जो चाइना का है वो $300 बिलियन के करीब है. हमारा सिर्फ 75 to 80 बिलियन है, जबकि जो रशिया है उनकी जीडीपी और इकोनॉमी हमसे कम है और उनका जो डिफेंस बजट है वो 125 बिलियन डॉलर हो जाता है. तो हमको थोड़ा सा डिफेंस बजट अपना यानी कि बजट सबसे बड़ा चैलेंज है. एक बार राजन कोचर जी आपके पास आते हुए, आपको क्या लगता है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भारत के सामने? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपकी जो थ्रेट परसेप्शन है, आज आप अपना चैलेंज अपनी थ्रेट परसेप्शन के साथ ही देखते हैं. तो पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फौजों की स्ट्रेंथ है, हम सोच रहे हैं फौजों की स्ट्रेंथ को कम करना, आई थिंक ये सोच गलत है. फौजों की स्ट्रेंथ के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. और इसलिए मैं मानता हूं कि अभी जो मैन पावर रिव्यू कमेटी है और जो 8th पे कमीशन हमारे अभी बैठने वाला है, इसको इस पे तवज्जो करनी पड़ेगी क्योंकि अभी फुट्स ऑन ग्राउंड की एक जरूरत है. जब तक आप टेक्नोलॉजी का एक सारा आप ले सकते हैं, पर उस टाइप की टेक्नोलॉजी आज फौज में नहीं आई है. और इस 10 से 15 साल अपना लगेंगे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं. ये सारी
टेक्नोलॉजीज फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, इनको टाइम लगता है, क्योंकि आज जो हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल है फौज में 60% यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि तकनीक की कमी है उस और हमें तेजी से आगे कदम बढ़ाना होगा। अपन जी क्लास जवाब इसी पर आपसे चैलेंज। देखिए, मैं मुख्य बात ये कहना चाहूंगा कि हम जो है अपनी जो हमारी सोच है उसको नहीं सीमित करें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है जिसमें हमने ध्यान अभी तक नहीं दिया है, और हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाए। जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं एक्सेल करेंगे, हमारा आत्मनिर्भरता का जो स्वप्न है वो स्वप्न रहेगा। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी गति तभी बढ़ेगी जब हम अपने खुद के रिसोर्सेज कर पाएंगे। दूसरे देशों के कंपोनेंट के आधार पर अगर हम अपने साजो सामान बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये वो आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं कदम होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने खुद के इकोसिस्टम को डेवलप करें और तकनीकी और बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो क्षेत्र है उस पर पूर्ण ध्यान दें। मेक इन इंडिया की सोच को रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की तरफ लक्ष्य होना चाहिए, और उस और हम कदम बढ़ा रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं और कहां आज भारत खड़ा, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।